कि इसके पास जो है इनकम कम है अपने खुद के सपोर्ट के लिए और प्रोसीडिंग्स के लिए, तो जो दूसरी पार्टी है उसे कहा जा सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स तुम्हें सिर्फ मंथली मेंटेनेंस दो। इसे इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, जो कि प्रोसीडिंग्स के दौरान दी जाती है। इस मेंटेनेंस को देते वक्त ये ध्यान दिया जाएगा कि पिटिशनर जो एप्लीकेशन डाल रहा है उसकी कितनी इनकम है, और जो इंसान इनकम पे कर रहा है, जो पैसे देगा, उसकी कितनी इनकम है। तो दोनों की इनकम को ध्यान में रखा जाएगा। ओनली देन द इनकम विल बी अवॉर्डेड, द मेंटेनेंस विल बी अवॉर्डेड, provided that the application for the payment of expenses of the proceedings and such monthly income during the proceedings shall as far as be possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the wife or husband as the case may be। और ये जो एप्लीकेशन होगी फॉर इंटरिम मेंटेनेंस, इसको 60 दिनों में डिस्पोज ऑफ करना है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जिस दिन इसकी एप्लीकेशन लगी, दूसरे बंदे को नोटिस गया, उस दिन से 60 दिनों के अंदर अंदर इस प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना है। बिकॉज ये इंटरिम है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं करना, इसको साथ साथ चला के 60 दिनों में खत्म करना है। कोई कंफ्यूजन? इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। कई बार लोगों को डाउट होता है कि ओनली वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, हस्बैंड भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। इंटरिम मेंटेनेंस दोनों में से कोई भी मांग सकता है। जिसके पास इनकम की मतलब इनकम नहीं है, प्रोसीडिंग्स नहीं कंटिन्यू कर सकता। इसकी इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स में है, नीचे है एंटाइटलमेंट फॉर मेंटेनेंस, हेडिंग होगी, देखो सेकंड है उसका पार्ट, एंटाइटलमेंट फॉर मेंटेनेंस, उसका सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट है। मिल गया अपनी बैरक्स में? मैम मेरे बैरक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है, चलो मैं केस का नाम लिखवा देती हूँ फिर। मेरे बॉक्स में क्या? कंचन वर्सेस कामालेंद्र। मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। कंचन वर्सेस कामालेंद्र, KANCHAN, कंचन वर्सेस कामालेंद्र, KAMALENDRA। In this case, it was held that both husband and wife can claim maintenance pendent in light on showing that he or she has no independent source of income। कि अगर उनके पास इनकम नहीं है, only then they can claim। If he or she has no independent source of income। In case of husband, he will have to satisfy, in case of husband, he will have to satisfy the court that either due to physical or mental disability, either due to physical or mental disability, he is not able to earn, because if the husband is able-bodied and not mentally ill, if the husband is able-bodied
and not mentally ill, he could not be granted maintenance under section 24. He could not be granted maintenance under section 24. कि उसके पास भी कोई रीजन होना चाहिए फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस कि मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, क्या वजह है. अगर एक बंदा बिल्कुल ठीक है, कमा सकता है, then he will not be granted. Section 25, permanent alimony and maintenance. Any court exercising jurisdiction under this act at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto on application made to it for the purpose by either the wife or husband, as the case may be, order the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant. इसमें ये है कि ये जो चीज है ना, एप्लीकेशन है फॉर मेंटेनेंस एलिमनी की, ये किसी भी टाइम पे पास की जा सकती है, डिक्री के टाइम पे, डिक्री के बाद भी. अब डिक्री डिवोर्स की आई है तो उसके बाद भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल सकते हो, उसके साथ भी डाल सकते हो, उसके बाद भी डाल सकते हो, कोई बार नहीं है. अगर जो इसको इनकम दी जाएगी, मतलब जो पैसे दिए जाएंगे मंथली या पीरियोडिकली, जैसे भी दिया जाएगा, कि वो कहे कि मैं साल में दूंगा, लमसम दूंगा, मंथली दूंगा, दैट इज फॉर द होल लाइफ ऑफ द पर्सन. Having regard to the respondent's own income and other property, if any, the income and other property of the applicant, और ये जब भी अवार्ड किया जाएगा दोनों की इनकम और प्रॉपर्टी देखी जाएगी, the conduct of the parties and other circumstances of the case. It may seem to be court to be just and any such payment may secured if necessary by a charge on the immovable property of the respondent. जब भी ये अवार्ड किया जाएगा तो हम जो पे कर रहा है रिस्पोंडेंट, उसकी इनकम और प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखेंगे, प्लस हम पिटिशनर की इनकम और प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखेंगे. जैसे कि अगर सपोज पिटिशनर कमा तो रहा है पर कम कमा रहा है, उसका खर्चा नहीं उससे हो पा रहा जो उसकी इनकम है, तो उसके प्रोपोर्शनेट जितनी उसको जरूरत है उस हिसाब से उसको इनकम अवार्ड की जाएगी. इन केस अगर वो कोई इनकम कमा ही नहीं रही है इंसान, पिटिशनर है जो, तो उस हिसाब से फिर उसे इनकम दी जाएगी. और अगर ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इस पे हमेशा एक चार्ज होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक चार्ज बना रहेगा, सो दैट उसकी इनकम को हम सिक्योर कर सके. अगर इंसान को कुछ हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी पे एक चार्ज बन जाएगा फॉर द मेंटेनेंस, वो उससे बच नहीं सकता. If the court is satisfied there is a change in circumstances of either party at any time after it has made an order under subsection 1, it may at the instance of either party vary, modify or rescind any such order in such a manner as the court may deem just. इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑर्डर पास कर दिया है मेंटेनेंस का, इसको हम बाद में ऑल्टर, मॉडिफाई, वेरी, चेंज किसी भी तरह से कर सकते हैं, रिसेंड भी कर सकते हैं जब हमें लगे कि सर्कमस्टांसेस में बदलाव आ गए. अब सर्कमस्टांसेस में बदलाव कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वाइफ के पास पहले इनकम नहीं थी, अब इनकम आ गई है तो उस हिसाब से ऑल्टर हो जाएगी. अब हस्बैंड के पास इनकम कम हो गई है तो उसको अवॉर्ड कर सकते हैं, या फिर वाइफ की शादी हो गई है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी. तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ऑर्डर में बदलाव आ सकता है. If the court is satisfied the party in whose favor an order has been made under this subsection has remarried, or if such party is the wife, that she has not remained chaste, or if such party is the husband, that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just. तो इनके ऑर्डर्स कब कैंसिल हो सकते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस भी क्लॉज 3 में दी गई हैं. अगर वाइफ या तो शादी कर ले या फिर वो अनचैस्ट हो जाए, तो उसका जो ऑर्डर है वो हम कैंसिल भी कर सकते हैं. और हस्बैंड का भी अगर वो अडल्ट्री कमिट कर दे तो इनके ऑर्डर्स कैंसिल भी किए जा सकते हैं, मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, किसी भी तरह की ऑल्टरेशंस लाई जा सकती हैं. वैसे ज्यादातर कैंसिल ही कर देते हैं ऐसी सिचुएशंस में. 26. Custody of a children. In any proceedings under this act, the court may from time to time pass such interim orders and make such provisions in the decree as may deem just and proper with respect to the custody, maintenance, and education of the minor children, consistently with their wishes wherever possible, and may, after the decree upon application by petition, for the purpose make from time to time all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance, and education of such children as might have been made by such decree or interim orders,
in case the proceedings for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made. कस्टडी के जो ऑर्डर है बेसिकली इंटरिम ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जो कि हम जैसे कि डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है उसके साथ भी डाल सकता है इंसान, बाद में भी डाल सकता है, सो दे कैन बी इंटरिम ऑर्डर्स एज वेल। और इसमें 3 चीजों पे बेसिकली ध्यान दिया जाता है जब हम बच्चों की कस्टडी की बात करते हैं, दैट इज कस्टडी, उसकी मेंटेनेंस और उसकी एजुकेशन। ये 3 चीजें जिस पे ध्यान दिया जाता है while dealing with the custody of a children। और इसमें हम इंटरिम ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं उनके हिसाब से कि जितने उनकी विशेस के अकॉर्डिंग पॉसिबल हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं उसके हिसाब से इंटरिम ऑर्डर्स इस प्रोसीडिंग के दौरान पास किया जा सकता है। Provided that the application with respect to maintenance and education of the minor children pending the proceeding for obtaining such a decree shall as far as be possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the respondent। जो भी मेंटेनेंस वगैरह को लेके इसकी जो एप्लीकेशन चल रही है बच्चों की कस्टडी के लिए, उसकी मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे के लिए सिर्फ प्रोसीडिंग्स के दौरान चल रही है, उसे हम 60 दिन में डिस्पोज ऑफ करेंगे जिस दिन सर्विस हो जाएगी नोटिस। जिस दिन दूसरी पार्टी को नोटिस गया उस दिन से 60 दिनों के अंदर इस एप्लीकेशन को, इस प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितना टाइम पीरियड है, क्या क्या चीजें हमने ध्यान में देनी है, तो इन पे 24, 25, 26 ये तीनों इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। 27 disposal of property in any proceeding under this act, the court may make such provisions in the decree as it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of marriage which may belong jointly to both the husband and wife। जब भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं मैरिज से रिलेटेड, जैसे कि डाइवोर्स की डिक्री चल रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि दोनों की जॉइंट ओनरशिप में है प्रॉपर्टी, तो उसे उसी अकॉर्डिंग डिस्पोज किया जाता है ताकि बाद में प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यूज ना हो। "28 appeals from decree or order, all decrees made by the court in any proceeding under this act shall subject to provision of subsection 3 be appealable as decree of the court made in the exercise of its original civil jurisdiction, and every such appeal shall lie to the court to which appeal ordinarily lie from such decisions of the court given in the exercise of its original civil jurisdiction। इसकी जो भी ऑर्डर्स पास होंगे वो फाइनल डिक्री की तरह ही होंगे जैसे कि सिविल सूट्स में आते हैं, जो कि सीपीसी में डिक्रीज की प्रोविजंस दी गई हैं, जैसे डिक्री को माना जाता है फाइनल एडजुडिकेशन, उसी तरीके से जो भी ऑर्डर्स डिक्रीज मतलब किसी भी तरह के फाइनल ऑर्डर्स इसमें आएंगे उन सबको डिक्री का दर्जा दे दिया गया है और उन्हीं तरीके से उन्हें डील किया जाएगा। और इनकी जो अपील होगी वो भी उसी अकॉर्डिंग जाएगी, जैसे कि एक सिविल कोर्ट जब कोई डिक्री पास करता है तो उसकी अपील जिस तरीके से जाती है उसी तरीके से इनकी अपील भी जाएगी। Orders made by the court in any proceeding under this act under section 25 or 26 shall, subject to the provisions of subsection 3, be appealable if they are not interim orders, and every such appeal shall lie to the court which appeal ordinarily lie from the decision of the court given in the exercise of its original civil jurisdiction। 24 और 26 के ऑर्डर्स है ना, जब उनपे ये ध्यान रखना है कि वो इंटरिम ऑर्डर्स ना हो। इंटरिम ऑर्डर्स वो होते हैं जो कि फाइनल नहीं होते, अभी वो प्रोसीडिंग्स के दौरान दिए जाते हैं, इसमें चेंज लाया जा सकता है, ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल एडजुडिकेशन नहीं है जो कि डिक्रीज होती है, ये एक इंटरिम ऑर्डर है जो कि वो ही कोर्ट चेंज कर सकती है, सिचुएशन के हिसाब में इनमें बदलाव आ सकता है, तो ये फाइनल नहीं होते, इसलिए इनकी अपील नहीं जा सकती। बाकी सबकी अपील जा सकती है एज पर सीपीसी जो कि हाई कोर्ट को जाती है, तो इनमें इनकी अपील्स नहीं जा सकती, ये इंटरिम ऑर्डर्स हैं। Clause 3, there shall be no appeal under this section on the subject of cost only। cost के ग्राउंड पे सिर्फ अपील नहीं जा सकती, सिर्फ कॉस्ट के ग्राउंड पे जो कि एक्सपेंसेस है उनके, इस पे अपील नहीं जा सकती। Every appeal under this section shall be preferred within a period of 90 days from the date of decree or order। अपील का पीरियड 90 days है, this is a prelims question। 28A, enforcement of decree and orders। All decrees and orders made by the court in any proceeding under this act shall be enforced in the like manner as the decree and orders of the court made in the exercise of its original civil jurisdiction for the time being enforced।
इसके सारे डिक्रीज ऑर्डर सीपीसी की तरह ही इन्फोर्स किए जाएंगे, जैसे कि सीपीसी में डिक्रीज को इन्फोर्स किया जाता है। इसकी सारी चीजें सीपीसी के हिसाब से होंगी। 29 savings. A marriage solemnized between Hindus before the commencement of this act, which is otherwise valid, shall not be deemed to be invalid or ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties thereto belong to the same gotra or pravra or belong to different religions, caste or subdivisions of the same caste. जो कि शादी 1955 के एक्ट के आने से पहले हुई है, उन सबको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा जस्ट बिकॉज वो सेम गोत्र वगैरह के बनते हैं। जो कि स्पिंडास वगैरह में जो मना किया गया है, वो सब चीजों के ग्राउंड पे मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। नथिंग कंटेन्ड। हाँ जी। मैम ये सपिंडा और ये गोत्र ये तो मैम डिफरेंट होता है ना, सेम तो हाँ नहीं होता मतलब चीजें? नहीं गोत्रा पता क्या होता है, मतलब कि सेम सरनेम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली किसी किसी रिलीजन में ये चीज होती है कि तुम सेम सरनेम से शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये माना जाता है जो एक सरनेम होता है ना वो एक एंसेस्टर से आया है, तो वो तुम भाई बहन हो, सारे के सारे रिलेटेड हो एक दूसरे से, तो इसलिए कहते करेक्ट। हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो। हाँ बट मैम वो हिंदू मतलब इसमें तो बाढ़ नहीं है ना, इसमें तो सिर्फ खाली 5 जनरेशन और 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड एंड 5 फ्रॉम फादर साइड, वही देखेंगे हम ना वैलिड मैरिज के वही लिए। चीज देखेंगे। पर ये है कि आज भी अभी भी मतलब ये चीजें हैं कि गोत्र वगैरह की शादी नहीं होती है, पर ये है कि इससे पहले जो शादियां हुई हैं वो वैलिड ही हैं। अब के टाइम पे लोग मानते हैं ये सब चीजें होती हैं, उन शादी वैलिड मतलब वो शादी नहीं होती हैं ऐसी। बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ पे गोत्र वाली शादी नहीं होती है, अगर सेम गोत्र हो तो शादी नहीं करवाते। Clause 2, nothing contained in this section shall be deemed to affect any right recognized by customs or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of Hindu marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act. इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो कस्टम्स के राइट को मतलब कि इफेक्ट करेगा, जो कि पहले से हमें दिए गए हैं या फिर किसी स्पेशल एनैक्टमेंट से हमें कोई राइट्स दिए गए हैं, इन सब चीजों को ये एक्ट नहीं इफेक्ट करेगी। Nothing contained in this act shall affect any proceedings under any law for the time being in force for declaring any marriage to be null and void, or for annulling or dissolving any marriage, or for judicial separation pending at the commencement of this act, and any such proceedings may be continued and determined if this act has not been passed. इस एक्ट जब ये एक्ट लागू हुआ 1955 का, उस दौरान पे किसी भी चीज की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उन प्रोसीडिंग्स पर इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो प्रोसीडिंग्स ऐसी ही चलती रहेंगी जैसे कि एक्ट इन फोर्स ही नहीं हुई है। Nothing contained in this act shall be deemed to affect the provisions of SMA Special Marriage Act with respect to marriages between Hindus solemnized under the act, whether before or after the commencement of this act. ये एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो भी शादियां हुई हैं उन सबको इफेक्ट नहीं करेगी। 30 इज रिपील। अब इसके पीछे किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। मैम अभी आपने ना 23A से स्टार्ट किया, आज 23 से स्टार्ट किया? 24 से करना था ना हमने। अच्छा 24 से किया, अच्छा। आगे से हमने 24 से ही करना था। देख लो, अगर पढ़ लो, एक बार कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई नहीं। हाँ मैम मुझे एक डाउट था, जैसे कि हम हिंदू मैरिज एक्ट में कस्टम को ज्यादा प्रिवेल करते हैं, मतलब लॉ रिटल लॉ से कस्टमरी लॉ पर ज्यादा प्रिवेल करता है। जैसे 29 अभी आपने 29(2) पढ़ा सब क्लॉज, इसमें भी यही बात बोली है, और मतलब 4 में भी शायद यही बोला है कि कस्टम्स प्रिवेल करेंगे। अगर जैसे कि चाइल्ड मैरिज कस्टम में है तो हम करा सकते हैं, तो मैम ये सब गोत्र वाला सिस्टम भी तो हम कह सकते हैं कस्टमरी लॉ है, तो ये वैलिड हाँ बता ये सकते हैं? कस्टम्स ही है बेसिकली, हैं तो ये सारी चीजें कस्टम्स। पर पॉइंट पता क्या है, जो कस्टम्स है ना उनकी सैंक्टिटी हमेशा लॉ से ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए लॉ को किसी भी तरीके से हम कस्टम्स को खत्म नहीं कर सकते लॉ की हेल्प से। कस्टम्स विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द लॉ, क्योंकि उसे बहुत टाइम से ऑब्जर्व किया जाता है। एक सेकेंड। सॉरी। कस्टम्स हमेशा ना प्रिवेल करते हैं लॉ के ऊपर, क्योंकि उन्हें सैंक्टिटी दी जाती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब वो इतने टाइम से चीजें चल रही हैं कि उसको कोई ओवरराइड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए हर हर लॉ पढ़ोगे ना उसमें यही कहा जाता है
कि customs will prevail. There will be a saving clause जो कि हमेशा custom को save करेगा. Okay. अब ये जो सेम गोत्र वाली चीज है ये भी customs ही कहते हैं हमारे. Okay मैम. तो अच्छा में आज हमारा कंप्लीट हो गया. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, चाहे कल पूछ लेना, चाहे एक बार रीड करके इसको रिवाइज करके. Now we come up with HSA, Hindu Succession Act 1956. Section 1 वो ये कि this act may be called the Hindu Succession Act 1956. It will apply to whole of India now. No exception. Section 2 application of the act ये सेम ही है वैसे ही जैसे कि हमने HMA में किया था कि इसमें सारे हिंदूज ही डिफाइंड है. Clause 8 to any person this act applies to any person. इफेक्टिव डेट याद रखनी है क्या? क्या? इनकी इफेक्टिव डेट याद करनी है क्या? 17 जून. हाँ नोट डाउन कर लो. This can come up in exams. वैसे मैंने इनकी छोटी एक्ट्स की बहुत कम ही आती हैं ऐसे इन पे. हमेशा मेजर लॉज की ही अमेंडिंग मतलब इन्फोर्समेंट डेट्स आती हैं ज्यादातर जो मैंने देखी हैं. जैसे कॉन्ट्रैक्ट की आती है, आईपीसी की आती है, सीआरपीसी की इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी डेट बिल्कुल अलग है. 1973 का एक्ट है पर उसकी अमेंडमेंट हुई है मतलब उसकी इन्फोर्समेंट है 1974 की. तो ऐसे वालों की आती है जैसे कि आईपीसी 1860 है पर उसकी है 1862. तो इनकी ज्यादा आती है जिनकी इन्फोर्समेंट डेट में बहुत डिफरेंस है. Section 2 is application of the act. This act applies to any person who is a Hindu by religion of any of its forms. मतलब वही सब चीज है कि सारे हिंदूज है जो हर फॉर्म्स के उन पे अप्लाई किया जाता है. क्लॉज भी कहता है जो कि हिंदू कौन है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख. क्लॉज सी सेज हिंदूज कौन नहीं है, दैट इज मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यू. इन पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस मे बी. इनमें ये सब हिंदूज कौन कौन है जो कि बच्चे हैं. फर्स्ट क्लॉज सेज कि एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट जिनके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं. क्लॉज बी सेज लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसके एक पेरेंट हिंदू है पर ही इज ब्रॉट अप एज अ हिंदू. एक तो एक पेरेंट हिंदू है प्लस उसे ब्रॉट अप भी एज अ हिंदू ही किया गया है तब वो हिंदू माना जाएगा. क्लॉज सी सेज वो कन्वर्ट है या फिर वो रिकन्वर्ट है टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख. तो ये सारे के सारे लोग हिंदू कहे जाएंगे. क्लॉज 2 सेज दिस विल नॉट अफेक्ट आर्टिकल 366 क्लॉज 25 को जो कि कम्युनिटीज, ट्राइब्स को इंक्लूड करती है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो उन सब पे ये एक्ट नहीं लगेगी, मतलब उन पे इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उनका अपना ट्राइबल कस्टम्स और यूसेजेस होते हैं. Clause 3, the expression Hindu in any portion of this act shall be construed as if it includes a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by the virtue of this provisions contained in this act. मतलब जो कि हिंदू नियम इसमें फॉल नहीं कर रहा है, इस हिंदू नहीं है इस रिलीजन के अकॉर्डिंग, पर वो उन कैटेगरीज में भी फॉल नहीं कर रहा जो हिंदूज नहीं है. तो ये एक्ट जनरल होने की वजह से उन पे अप्लाई कर सकते हैं. सेक्शन 3 डेफिनेशन इसके इंपॉर्टेंट है. क्लॉज ए एग्नेट्स. One person is said to be an agnate of another if the two are related by blood or adoption wholly through males. जो कि सिर्फ मेल से कनेक्टेड है उन्हें हम एग्नेट्स कहते हैं. सिमिलर होता है कॉग्नेट्स क्लॉज सी. One person is said to be cognate of another if the two are related by blood or adoption but not wholly through males. अब इसमें कोई फीमेल आ जाती है उनके रिलेशन में, then it becomes a cognate जो कि फीमेल के साइड से रिलेटेड है. So they become cognates. Customs and usages clause D. Customs or usages वही है that has been continuously and uniformly observed for a longer period of time and have obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group और family. मतलब इतने टाइम से चल रहा है कि इन्होंने enforcement ही इनकी लॉ की तरह हो गई है. Clause F is important here. Heir is means any person male or female who is entitled to succeed to the property of interstate under this act. जो कि succeed करता है property को, the person is heirs. इसका clause J is important. Related means related by legitimate kinship. Provided that illegitimate children shall be deemed to be related to their mother
and to one another, and their legitimate descendants shall be deemed to be related to them and to one another. And any word expressing relationship or denoting a relationship relative shall be construed accordingly. जब भी related होगा तो वो हमेशा legitimate relationship होगी, क्योंकि जब भी illegitimate बच्चा होगा तो वो father से नहीं mother से relate किया जाएगा for succession, क्योंकि mother के लिए तो बच्चा legitimate ही हो जाएगा ना, illegitimate अगर father के लिए है तो he will be still legitimate for the mother. तो illegitimate child को relate किया जाता है to the mother. Clause 2 in this act, unless the context otherwise requires, words importing the masculine gender shall not be taken to include females. मतलब इसमें कोई ऐसे डेरिवेटिव नहीं है कि he will include she. Section 4 is overriding effect of this act, save as otherwise expressly मैम provided बाकी in जो ये लॉज है जैसे आई है डी है ये पढ़े ना तो भी चलेगा? नहीं मत पढ़ना, नहीं आते ये. ठीक है. Save as otherwise expressly provided in this act, any text, rule, or interpretation of Hindu law or any custom or usage as a part of law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any of the matter for which provision is made in this act. कोई भी टेक्स्ट, रूल, कस्टम, यूसेजेस हैं वो चलते रहेंगे, पर वो उन प्रोविजंस पे, उन चीजों पे अप्लाई नहीं होंगे जिसके लिए हमने एक्ट में प्रोविजंस बना दी गई हैं. जिसके लिए हमारे पास प्रोविजंस है उन पे ये अप्लाई नहीं कर सकते. Clause B, any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to apply to Hindus insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in this act. जो कि laws या उनकी provisions हिंदू सक्सेशन एक्ट से inconsistent है, उन provisions को हम अप्लाई नहीं कर सकते. इसका मतलब अगर दूसरे laws है तो वो तभी अप्लाई होंगे जब वो इनके साथ consistent होंगे. अगर वो इनके साथ inconsistent होंगे तो वो अप्लाई नहीं कर सकते. मैम ये 4A आप दोबारा बता दो. ए, अगर हाँ. कोई भी कस्टम यूसेजेस, कोई भी टेक्स्ट वगैरह चल रहा है, टेक्स्ट मतलब जैसे स्मृतिज, श्रुतिज, ये सब होता था ना पुराने टाइम पे, कोई वो क्या बोलते थे उसको, पुराण, उपनिषद, वेदास. उपनिषद, हाँ हाँ, वेदास, वेदास, ऐसी चीजें होती थी. तो वो चीजें जो जो चल रही थी वो वैसे ही चलती हैं, उनके पे कोई वो नहीं है. पर अगर वो चीजें उन चीजों पर अप्लाई हो रही हैं, ऐसी चीजों पर जिसपे हमने लॉ बना दिया है, तो उन चीजों को हम गवर्न नहीं करेंगे उन उपनिषद पुराण से. उन सब मैटर्स को हम लॉ के हिसाब से गवर्न करेंगे, ना कि पुराने टेक्स्ट और कस्टम से. ओके मैम. ठीक है. सेक्शन 5 ओवरराइडिंग इफेक्ट, section 5, act not to apply to certain properties, any properties succession to which is regulated by Indian Succession Act by reason of the provisions contained in section 21 of the Special Marriage Act 1954. ये एक्ट उन प्रॉपर्टी की सक्सेशन पे नहीं अप्लाई होगा जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होती हैं. विद रिलेशन टू सेक्शन 21 ऑफ एसएमए, एसएमए एक्चुअली 21 ये बताता है जब दूसरी कास्ट के लोग शादी करते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, तो उनके जो आगे की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न की जाती है, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट से. क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ना वो हिंदूज पर ही लगता है, उन्हीं हिंदूज पर लगता है जिनकी हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी हो, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी हो. पर जो स्पेशल मैरिज एक्ट में चले जाते हैं इंटरकास्ट वगैरह, तो उनकी सारी प्रोविजंस उन्हीं के हिसाब से चलती है, और उनकी सारी सक्सेशन की गवर्नेंस इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होती है, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से. सो ये एक्ट उन पर नहीं अप्लाई होगी जिनकी प्रॉपर्टी इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चल रही है. Clause 2, any estate which descends to a single heir by the terms of any covenant or agreement entered into by the ruler of Indian state with the government of India or by the terms of any enactment passed before the commencement of this act. ये उन स्टेट्स पे नहीं लगेगा जो कि स्टेट किसी रूलर वगैरह की है और उसने एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उस स्टेट को लेकर कि इसे अब मैं ही संभालूंगा, मैं ही डील करूंगा इस प्रॉपर्टी के साथ, मैं ही इसका हेयर हूँ और इस पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. अगर वो रूलर की प्रॉपर्टी है और रूलर ने एक एग्रीमेंट बना लिया गवर्नमेंट के साथ कि दिस प्रॉपर्टी विल बी गवर्न्ड बाय मी, बाय माय रूल्स, तो उस पे भी एक्ट नहीं लगेगा. ये एक्चुअली वो जो बहुत ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड वगैरह के कोई ट्राइबल वगैरह उनके कोई प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं जिसे इससे पहले एक्वायर कर लिया जाता है, इस एक्ट के आने से पहले एक्वायर कर ली गई हैं, उनके लिए है बेसिकली. ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में टेंशन मत लेना.
Clause 3, the Valiamma Thampuran Kovalingam estate and the palace fund administered by the Palace Administration Board by reason of the powers conferred by the Proclamation 9 of 1124 promulgated by the Maharaja of Cochin. This is basically कोचिन के साइड की महाराजा ने जो स्टेट वगैरह उसके लिए बोर्ड बनाया गया था, तो वो उस बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन से ही एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसी से गवर्न किया जाएगा, उस पर भी एक्ट नहीं लगेगी. This section will not come in exam. Do not worry. इतने सालों में कभी नहीं आया ये section. Section 6, this is important. ये सबसे important section है हिंदू सक्सेशन एक्ट का. इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है. This is really very important section. इसमें प्री का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है. Section 6, devolution of interest in the property. On and from the commencement of this Hindu Succession Act, Amendment Act 2005, in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a co-partner shall, by birth, becomes a co-partner in her own right in the same manner as the son, have the same rights in the co-partnership property as she would have had if she had been a son, be subjected to the same liabilities in respect of the said co-partnership property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara co-partner shall be deemed to include any reference to a daughter of a co-partner. हिंदू सक्सेशन एक्ट जब बना था ना, तो फीमेल्स वर नॉट गिवन एनी राइट. तो इसके एक्ट के आने के बाद और अमेंडमेंट 2005 आने के बाद फीमेल्स को को पार्टनर बना दिया. आफ्टर 2005 अमेंडमेंट, फीमेल्स वर मेड को पार्टनर्स, जिन्हें प्रॉपर्टी में सन के जितना ही हक मिलने लग गया. तो उस वजह से ये 3 क्लॉजेस बने कि वो बर्थ से को पार्टनर बन गई हैं. दूसरा, उन्हें उतने ही राइट्स दे दिए गए हैं जितने कि एक सन को दिए गए हैं. उनकी लाइबिलिटीज भी उतनी है जितनी सन को दी गई हैं. तो उनकी सारी राइट्स सब कुछ सन के जितने हो गए हैं. मतलब दे आर नॉट डिनाइड ऑफ एनी राइट. जब से ये एक्ट की अमेंडमेंट हुई है, दैट इज 2005. इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट इज 9/9/2005. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये सेक्शन बहुत बड़ा है. हम कल डिस्कस कर लें. यस मैम. ठीक है, एक बार हिंदू सक्सेशन एक्ट भी रिवाइज कर लेना. कोई सॉरी, हिंदू मैरिज एक्ट भी रिवाइज कर लेना. कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ओके. ठीक है, इस सेक्शन को कल अच्छे से करेंगे. एक बार वैसे रीड करके देख लेना, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज ना हो जाना. रहने देना, नहीं तो मैं कल ही पढ़ा दूंगी. और गरिमा, आई डोंट हैव योर नंबर फॉर उसके लिए शेयर करने के लिए. हाँ मैम, आप लिख लो. यहाँ दे दूँ क्या ये बाद में? इसमें चैट का ऑप्शन होता है ना, या तो तुम उसमें सेंड कर दो. ओके, मैं सेंड कर दूँ. मैंने मैम सेंड कर दिया. हाँ, दिख लिया मैंने. ओके, मैं आपको इस पर व्हाट्सएप कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू मैम. ओके. कोई डाउट हो कल पूछ लेना. ठीक है, थैंक यू मैम. ओके. ओके.